तुरंत औषधि एवं टॉनिक। आज राज्यसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। चर्चा के बीच आज भी जोरदार हंगामे के आसार। पेपर लीक पर कड़े कानून का प्रावधान। गाजीपुर को सीएम योगी की सौगात। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को भी संबोधित किया। पैलेट गन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा मामले में जरूरत पड़ी तो बनाएंगे गाइडलाइन। पैलेट गन की पूरी तरह से बैन की मांग जायज नहीं। पंजाब में पेपर लीक के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग रखी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। नौ दिन चले 2.5 कोस। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आधे घंटे हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन अब तक सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है। ठीक है, सरकार को घेरना विपक्ष का दायित्व है, फर्ज है और ये उसे करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से कि सदन ही ना चल पाए तो सवाल विपक्ष पर भी उठने लगते हैं। अब शुरुआत हुई छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे से। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों को लेकर विपक्ष ने संसद में जमकर विरोध दर्ज कराया। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जा रही है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जा रहे हैं। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया, जिस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि बाद में यह बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके अलावा वंदे मातरम से जुड़े विधेयक को भी संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद संसद में सियासी टकराव लगातार जारी है। छात्रों के मुद्दे के बाद अब विपक्ष ने राम मंदिर से जुड़े विषयों को भी सदन में उठाना शुरू कर दिया है। तो सवाल है, क्या विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है या फिर संसद का इस्तेमाल राजनीतिक विरोध के मंच के तौर पर विपक्ष कर रहा है? क्या लगातार हो रहे हंगामे के बीच जरूरी विधायी काम प्रभावित हो रहे हैं? ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जब से संसद चल रहा है ठीक से कार्रवाई हो नहीं पा रही है। बार बार कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आलम यह है कि धीरे धीरे करके अगले दिन तक कार्रवाई टाल दी जाती है। कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है क्योंकि हंगामा विपक्ष की ओर से इतना जोरदार बरपाया जाता है संसद के अंदर कि कामकाज करना मुश्किल हो जाता है। अब जो लाइन शुरुआत में मैंने आपसे बोली, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन हो चुके हैं मॉनसून सत्र, आज 9वां दिन है, लेकिन पीआरएस का डाटा कहता है कि पहले सप्ताह में लोकसभा की कार्यक्षमता केवल 5% रही है, 5% के आसपास रही है। आप इस बात को समझिए, केवल 5% के आसपास लोकसभा की कार्यक्षमता रही है। कितना हंगामा हुआ होगा, अब किसकी वजह से हुआ है, यह भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और चलिए आपको सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। Sensitivity and concern that Prime Minister Modi ji has time and again expressed for the student and youth of this country. The bill also testifies that this government does not stand on prestige. We never stand on prestige. We are open to healthy inputs. We are open to constructive suggestions from all quarters. And that is exactly the reason why, in the wake of the recent sequence of events, Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And
also announced the resolve of zero tolerance to paper leak, and hence this legislation. तो देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है और अब राज्यसभा की बारी है। हालांकि लोकसभा में चलिए वोटिंग की नौबत नहीं आई, ध्वनि मत से पास हो गया है बिल, लेकिन हंगामा लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा था। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, आखिर इतना हंगामा क्यों? क्या विपक्ष की ये मंशा है कि कार्रवाई ना हो? क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है संसद में गतिरोध, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार नारेबाजी, बार बार अध्यक्ष के बोलने के बाद भी विपक्ष उसी तरह का रवैया हर दिन लेकर पहुंच जाता है और हर दिन का नतीजा वही, बार बार कार्यवाही स्थगित। ऐसे में जनता का पैसा, संसद का समय सब बर्बाद हो रहा है और अब इसका हिसाब कौन देगा? सत्ता पक्ष या विपक्ष? क्योंकि दोनों तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई किसी की गलती बता रहा है, कोई दूसरे की गलती बता रहा है, लेकिन इसमें प्रभावित हो रहा है कामकाज। अगर ये काम ठीक से होता तो जनता को लाभ होता। ये जो तमाम विधेयक इस बार मॉनसून सत्र में पेश होने थे, जो सरकार लेकर आने वाली थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो कुछ तय हुआ था, वो ठीक से हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मुद्दा कुछ और होता है, विपक्ष किसी और बात को लेकर सामने आ जाता है और उसी को लेकर हंगामा करता है, नारेबाजी करता है और लगातार इसी वजह से कार्रवाई स्थगित होती रहती है। अब लोकसभा में बड़ी मशक्कत के बाद, बड़ी देर के बाद चर्चा होती है, ध्वनि मत से बिल पास कर दिया जाता है और अब राज्यसभा की कार्रवाई आप लाइव देख रहे हैं। अब राज्यसभा में ये बिल पेश किया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा में नंबर गेम तो है सरकार के पास, इसलिए अगर विपक्ष इसका विरोध भी करता है विधेयक का, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन गतिरोध देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि विपक्ष विधेयक को लेकर चर्चा नहीं कर रहा। अब लोकसभा की कार्रवाई में क्यों बार बार खलल पड़ रही थी, क्यों बार बार बाधित हो रही थी कार्रवाई, उसके पीछे की वजह आपको बता देते और वजह पर चर्चा भी करेंगे, जवाबदेही भी तय करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और सपा की ओर से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भारत अपडेट पर। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए समर सिंह है हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। समर जी, आज शुरुआत आपसे ही करूंगी चर्चा की। चल क्या रहा है सदन में, या सदन चल क्यों नहीं पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जी देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में एक मूवमेंट हुआ था जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पे गांधी जी ने बनाया था, जिसमें उसको असहयोग आंदोलन कहा गया था। वो असहयोग आंदोलन का मेन रीजन ये था कि जब सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हमारी मांगों के बारे में बात नहीं कर रही है, हमारी समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रही है, तो ऐसी सरकार को सहयोग देना ना देने के लिए वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था। आज महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी तक एक ऐसी अंधी और बहरी सरकार को सहयोग करना जो बच्चों की चीखें नहीं सुन पा रही है, जो बच्चों की व्यथा नहीं सुन पा रही है, जो उन पे चल रही पैलेट गन्स के जख्मों को नहीं देख पा रही है, जो लड़कियों पे जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है, उनके गुप्तांगों में लाठियां डाल दी गई है, उसको नहीं देख पा रही है। ऐसी सरकार को सहयोग करना, उनके सदन चलाने, मुझे लगता है कि ये उससे बड़ा एक आंदोलन बनते जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अंग्रेजों को बाहर किया गया था, ये काटे अंग्रेज जो है, ये आरएसएस के चड्डेधारी जो अंग्रेज है, इनको बाहर करेंगे। समर जी, लेकिन इसमें नुकसान क्या सरकार का हो रहा है? नुकसान तो जनता का हो रहा है। आपको जनता ने चुना है, आप जनप्रतिनिधि वहां पर सांसद बैठे हुए हैं कि आप जाकर हमारी बात उठाइए। पेपर लीक होते हैं, सुनिए ना, जब पेपर लीक होते हैं तब किसका नुकसान होता है? तब भी तो हम टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान होता है। बिल्कुल समर जी, और इसीलिए यहाँ पर बैठे भी हुए हैं दिनेश जी इसीलिए बैठे हुए हैं समर जी, और वो ये बताएंगे भी। लेकिन इस तरह से संसद नहीं चलने देना, ये आप किसका भला कर रहे हैं? स्याह छवि को चमकाने के लिए तब भी तो टैक्स पेयर के पैसों का नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है, छात्रों का नुकसान हो रहा है, छात्रों की मेहनत, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अभिभावकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और उसकी जवाबदेही ये तय करेंगे जो दिनेश जी बैठे हैं, बताएंगे। लेकिन संसद नहीं चलने देना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। आप विरोध करिए, लेकिन इस तरह का अवरोध पैदा कर रहे हैं आप कार्रवाई में। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों की दृष्टि से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कोई देखता होगा तो उसको भी यही लगता होगा जो प्रश्न आज आप हमसे कर रहे हैं।
जब अगर अंग्रेज की तरफ से कोई देखेगा इनको, समर जी, तो उसको भी असहयोग आंदोलन के लिए सड़क बनी हुई है, आंदोलन आंदोलन के लिए सड़क बनी हुई है, संसद नहीं। ठीक है दिनेश जी, आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद रविंद्र प्रताप जी आपके पास आऊंगी। दिनेश जी, सरकार की भी तो इतनी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष वो कह रहे हैं कि हम सहयोग नहीं करेंगे, तो अब पूछिए कि कैसे सहयोग करेंगे भाई, कैसे संसद चलेगी? कुछ तो रास्ता निकाला जाएगा, या हर बार ऐसा ही होगा, हर बार सत्र बुलाया जाएगा और हर बार बस स्थगित कर दिया जाएगा? देखिए, ये सत्य है कि जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं समर जी, वो क्योंकि सत्ता उनके पास नहीं है, वो उनकी छटपटाहट है। वो भूल जा रहे हैं कि आपातकाल किसके समय में लगा था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया था, लोगों के अधिकारों को दमन किया था, और आप बात करते हैं संसद में सहयोग न करने की। भाई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छात्रों के हितों के लिए जो है ये विधेयक लेकर के आए हैं, और आपको स्वागत करना चाहिए। भाई, आप ही जो है, जब आपने 1992 में और 2011 में आपने किया था, तो उस समय क्या आपने किया था? उसी के सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अगर बिल लेकर के आए हैं, छात्रों के हितों के लिए लेकर के आए हैं, तो आपको आना चाहिए। आप तो संसद से वॉकआउट कर रहे हैं। अगर इतिहास पर चर्चा करेंगे तो कांग्रेस का जो है कहने लायक है या नहीं है? कांग्रेस कभी देश के लिए खड़ी नहीं होती। कांग्रेस का काम है कि देश के जो कार्य है उसमें व्यवधान उत्पन्न करना। व्यवधान तब 8 जून का चरित्र दिख गया। 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, पूरे भारत के युवक देख रहे हैं कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। कहने के लिए तो कह रहे हैं असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी स्टार्ट कर रहे हैं। अरे, आज आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के हित में विधेयक लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें पढ़ाई की वैल्यू क्या पता रहेगी? खुद ही अनपढ़ है, तो उन्हें पढ़ाई की क्या वैल्यू पता होगी? समर जी, इस तरह आप प्रधानमंत्री के लिए मत बोले। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर हो तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है दिनेश जी, आपका समय पूरा हुआ, आपके पास वापस आऊंगे। ठीक है, एक सेकेंड समर जी, आप यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए बात रखने आए, वो रखिए। आप यहाँ पर कौन कितना पढ़ा लिखा है वो हम तय करने नहीं बैठे, और बस। ठीक है दिनेश जी, आपके पास वापस आऊंगे। ठीक है दिनेश जी, ठीक है। देश की क्या आवश्यकता है, युवाओं को क्या चाहिए, जनता की क्या आवाज है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है दिनेश जी। रविंद्र जी, देखिए समर जी तो कह रहे हैं कि हम तो असहयोग आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम ये भी उम्मीद ना करें कि कार्रवाई चलेगी। रविंद्र प्रताप जी, आप भी उनके असहयोग आंदोलन में समर्थन दे रहे हैं? ठीक है दिनेश जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपके पास दोबारा आएंगे। ठीक है, ठीक है। समर सिंह जी, माफ कीजिएगा, रविंद्र जी। जो विपक्ष जो कुछ भी कर रहा है उसका स्वागत पूरा विपक्ष करता है, समाजवादी पार्टी भी करती है। आप केवल विपक्ष पे आक्रमण कर रही थी, तो अगर विपक्ष पे आक्रमण कर रही थी तो विपक्ष का जो मुख्य मुद्दा है वो कानून नहीं है। जो कानून तो पहले से ही है 2024 में, अभी कोई नया कानून में संशोधन। रविंद्र जी, क्योंकि अब आपने सीधा आप ही कह दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको रोकना और आपको जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर मैं कह रही हूँ कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो इसका मतलब है मैंने हर दिन सदन की कार्यवाही देखी है, देखा है क्या हो रहा था अंदर, इसलिए मैं विपक्ष कह रही हूँ। इसमें विपक्ष पर आक्रमण करने जैसा कुछ नहीं है। अब हम जो देख रहे हैं वही बोलेंगे अपने मुंह से, कुछ कल्पना करके तो बोल नहीं देंगे। रविंद्र जी, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपके सवाल का जवाब दिनेश जी यहाँ पर बैठे हैं, देंगे। आक्रमण करने जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, जो सच देखा जाता है वही बोला जाता है। अब मुद्दे पर रहेंगे और अपना सवाल दागिए, दिनेश जी जवाब देंगे। मैंने आपसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा, मैं आपको स्पष्टीकरण दे भी नहीं रही हूँ, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप आक्रमण मुझ पर करेंगे और मैं चुप हो जाऊंगी तो प्लीज ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा काम है सच बताना। अब अगर ये आप समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप विपक्ष पे आक्रमण करिएगा और हम विपक्षी चुप हो जाएंगे, तो ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये चाहती भी नहीं हूँ कि विपक्षी चुप हो। मैं चाहती हूँ विपक्षी सवाल पूछे, लेकिन वाजिब सवाल पूछे। यहाँ पर मुझ पर हमला करने से अच्छा है आप दिनेश जी से सवाल पूछे, यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके लिए। विपक्ष पे हमला करने से अच्छा है कि आपको दिनेश जी से पूछना चाहिए। विपक्ष पर हम क्यों हमला करेंगे? दिनेश जी से हमने पूछ लिया, हमने पूछा कि आखिर, सुनिए रविंद्र जी, हमने पूछा कि आप ही थोड़ी जिम्मेदारी निभा लीजिए। दिनेश जी, आप
कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी, आप मेरी बात समझिए, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अनुशासनहीन प्रवक्ता को रोकिए, अगर आप में हिम्मत होती है अनुशासनहीन प्रवक्ता को रोक लीजिए। दिनेश जी जरा शांत हो जाइए, क्योंकि अभी उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी, अभी उनको आरोप प्रत्यारोप का अभी वो पूरा गेम उनके माइंड में चल रहा है, तो अभी प्लीज उन्हें वो कर लेने दीजिए। बिल्कुल आपको समय दूंगी, आपको समय दूंगी। रविंद्र जी, यहाँ पर आपको लग रहा है कि विपक्ष से हमारी कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि अगर हमने दिनेश जी से सवाल पूछ लिया है, अब हम रविंद्र जी से सवाल ना पूछे, रविंद्र जी से हाँ में हाँ करें, तो ये ठीक नहीं है। हम विपक्ष की जवाबदेही भी तय करेंगे, हम सत्ता पक्ष की जवाबदेही भी तय करेंगे। और दिनेश जी आप भी मुझे वो कभी नहीं रोकते हैं सवाल पूछने से। छटपटाहट जो होती है वो ऐसे ही सामने आती है। अब ठीक है, मुद्दे पर वापस आएंगे, ज्यादा समय नहीं है। रविंद्र जी आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ सवाल है सत्ता पक्ष से। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने व्यक्तिगत हमला किया है। मैंने व्यक्तिगत हमला नहीं किया है, आपने व्यक्तिगत हमला किया है रविंद्र जी। रविंद्र जी आप जैसे 1000 पुश्ते जन्म लेंगी तो ना मैं छटपटाऊंगा ना मैं आहत होऊंगा। मेरे जैसे 1000 पुष्टों की आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इतना व्यक्तिगत मत होइए, थोड़ा अपना गुस्से पर काबू कीजिए। और बात यह है कि पहले आप बोलते हैं, आप सोचते हैं सामने वाला सुन ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा पानी पीजिए। ठीक है रविंद्र जी, पहले आप व्यक्तिगत हुए, पहले आपने इस्तेमाल किया आप शब्द का, पहले आपने बोला। नरेंद्र मोदी मत बने यहाँ टीवी पे आके। रविंद्र प्रताप जी अपनी भाषा थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए कि क्या शब्द आप बोल रहे हैं। एक महिला पत्रकार आपके साथ बैठी हुई है और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो पहली लाइन में आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, आप पहले ही लाइन में व्यक्तिगत हो जाते हैं। देखिए समर जी भी आपके साथ बैठे हुए हैं, वो भी विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितनी शालीनता से मेरे सभी काउंटर सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। मैंने काउंटर किया और उन्होंने जवाब दिया। आप काउंटर का जवाब नहीं दे सकते तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए। आप एक्सेप्ट करिए कि मेरे पास काउंटर का जवाब नहीं है और आप बोल दीजिए कि भावना मुझसे सवाल मत पूछिए, आप मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। समर जी भी बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने सवाल का जवाब दिया। दो सवाल उनसे मैंने पूछे, तीखे सवाल पूछे, एक बार भी उन्होंने मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया। अब बस ठीक है समर जी, मैं आरोप लगाऊंगा, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब आप सवाल का जवाब दीजिए, आप आरोप मत लगाइए, सवाल का जवाब दीजिए। रविंद्र जी कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी प्राथमिकता, अरे चुप रहिए। आप प्राथमिकता जो नया संशोधन बिल लाया गया है या जो प्रोपोगंडा बीजेपी का हो सकता है, हमारी प्राथमिकता छात्र है जिनके ऊपर पैलेट गन जारी चलाया गया है और ये जीडी में दर्ज है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा रखी है। तो हमारी प्राथमिकता वो है। ठीक है, आपकी प्राथमिकता ये है, आप उन छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं और मैं महिला पत्रकार हूं, आप मुझे कह रहे हैं चुप बैठिए, आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन समर जी आपको कुछ समर जी बोलेंगे। सुनो ज्यादा रविंद्र जी, बीजेपी की रविंद्र जी, दिनेश जी से अभी जब मैं सवाल पूछूंगी तो आप सुन लीजिएगा कि कौन किसका गुलाम है। अभी सवाल पूछूंगी तो सुन लीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिए, दिनेश जी जवाब देंगे। आपके ऊपर नहीं, आप जाकर दोबारा सुनिएगा डिबेट, सुनिएगा। यहाँ पर किसी के पर्सनल हमले लेने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिए। रविंद्र जी तू तड़ाक पर मत आइए, गरिमा है यहाँ पर, मंच की गरिमा है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। जवाब नहीं होता है तो अपमानित करने लग जाते हैं। अभी तो सत्ता में आए नहीं है और अभी से ही पता नहीं कि पत्रकारों से कैसे बात करते हैं। अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो तिलमिला रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे, तू तड़ाक पर आ रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पर एक महिला पत्रकार को तू कहकर संबोधित कर रहे हैं आप। दिनेश जी जवाब देंगे, दिनेश जी जवाब दीजिए। रविंद्र जी ऐसा मत कीजिए कि दर्शक आपको देखें तो सोचे कि समाजवादी पार्टी को तो मौका ही नहीं देना है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं आप, सम्मानित व्यक्ति है, गरिमा है आपकी भी, आप अपनी भी गरिमा बनाए रखिए और हमारी भी। आपका अनुभव बहुत है तो उस अनुभव का यहाँ पर प्रदर्शन कीजिए थोड़ा। दिनेश जी जवाब दीजिए। देखिए मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की पहचान है महिलाओं का सम्मान न करना। दिनेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दिनेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन समर जी देखिए काउंटर सवाल पूछना हक है।
अब काउंटर सवाल तो मैं पूछूंगी, जहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। अभी दिनेश जी का वीडियो नहीं, दोबारा आगे। दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। दिनेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। तू बेइज्जती करेगी। रविंद्र प्रताप जी, आप अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हैं, मुझे आपकी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल आपके लिए नहीं किया, आपके लिए ऐसा कोई भी शब्द मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला जिससे आप ये साबित कर सके कि मैंने आपकी बेइज्जती की। प्लीज इस डिबेट को देखिए, समर जी हाथ जोड़ रहे हैं, देखिए अपने बगल में देखिए, अपने बगल में देखिए, अपने बगल में देखिए। ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिए, फिर समर जी आपके पास आऊंगे। दिनेश जी, चलिए दिनेश जी का अभी फ्रेम मुझे लगता है ठीक तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। समर जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर दिनेश जी आपके पास आऊंगे। समर जी। जी देखिए, सदन में जो कार्रवाई चल रही है उसमें हम एक अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं जो कि 2024 में जो मौजूद है हमारे यहाँ पर, उसके बाद भी कई पेपर जो है लीक हो गए। अब सदन में हो क्या रहा है कि हम उसकी जो सजा थी उसको 1 साल से बढ़ा के 10 साल कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सिर्फ सजा बढ़ा देने से पेपर लीक रुक जाएंगे? ये प्रश्न हम लोग पूछते हैं जबकि हम विपक्ष में बैठते हैं तब, क्योंकि ऐसे कई कानून, आप देखिए किसी की हत्या करना गैर कानूनी है, सिग्नल तोड़ना गैर कानूनी है, चोरी चकारी करना गैर कानूनी है, हत्या बलात्कार, ऐसे कई चीजें जो गैर कानूनी लेकिन फिर भी होते हैं। हम चाहते हैं कि कानून बनाने की जगह कुछ ऐसे पुख्ते कदम उठाया जाए जहां पर इन बच्चों का भविष्य जो है उसको टिल्ट ना हो, उसको वो खराब ना हो। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उस पर सजा का प्रावधान कर देने का, सजा बढ़ा देने से उनकी नियत नहीं है कि पेपर लीक रुके। पेपर लीक रोकने के लिए जहां तक हम विपक्षी दल का मानना है कि जितने भी संघी लोगों को बिठा रखा हुआ है यूनिवर्सिटियों में, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के वाइस चांसलर बनाकर, डीन बनाकर या फिर अध्यक्ष बनाकर, उनको हटाइए। क्योंकि ये जो पेपर लीक है भारतीय जनता पार्टी की जो चट्टीधारी टीम है वो कर रही है। इस बात के प्रमुख सबूत है कि आप देखिए जयपुर के अंदर जो 4 लड़के भी नीट वाले पकड़ाए हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित। तो इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने सदन में की आप कार्रवाई को बाधित करने का कोई हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन सरकार गोलमोल बातें कर रही है। ठीक है समझ, थोड़ा संक्षेप में क्योंकि देखिए समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि सवाल तो आपके ठीक उठाए लेकिन जवाब लेना भी जरूरी है। दिनेश जी वो कह रहे हैं कि उनका ये कहना है केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके आगे भी आपको जाना होगा, और कह रहे हैं हमारा तो इंटेंशन नहीं है कार्रवाई रोकने का, लेकिन उनका जो ये पॉइंट है कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा और इसीलिए बार बार ये गतिरोध, ये अवरोध देखने को मिल रहा है। अब जवाब दीजिए दिनेश जी। अब सुन ले मोहतरमा, जा रहा हूँ लेकिन समझ लेना कभी इस प्रकार के बदतमीजी विपक्ष के साथ मत करना और व्यक्तिगत रूप से आना मत। सब्र रखिए, तेरे लिए नहीं आएगा। जरा दिनेश जी के पास जाने दीजिए। आप चाहते ही नहीं कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाए, आप खुद ही उन्हें बचा रहे हैं, जवाब लिए बैठे हैं, जवाब सुन नहीं पा रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। और प्लीज आप अपनी उम्र का भी ख्याल कीजिए, मेरी उम्र का भी ख्याल कीजिए। को लागू किया है इसलिए वो विपक्ष हंस रहा। अब व्यक्तिगत रूप से जो तू हुई है इसका तो मैं लिखित तुझे भेजूंगा, शब्द तेरे रिकॉर्डिंग का तुझे मैं लिखित भेजूंगा। रविंद्र जी तुम इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। एजेंडा लागू करने वाले बदतमीज रविंद्र जी आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आप एक महिला को अपमानित कर रहे हैं। आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं, आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आपके पास सवाल का जवाब नहीं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है जवाब सुनने की, आपके अंदर हिम्मत नहीं है जवाब सुनने की। आपने पहले पर्सनल आक्रमण किया मेरे ऊपर, पहले आपने मेरे सवालों पर सवाल उठाए, मैंने उसको बताया, ब्रीफ किया, आप संतुष्ट नहीं हुए, आपको बुरा लग गया कि अरे वाजिब बात कैसे कह दी, फिर उसके बाद आप मुझे अपमानित करने लग गए। ये देश की जनता देख रही है आपका रवैया। अब ठीक है दिनेश जी जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें देख रहा है और ऐसे बदतमीज एंकरों को। रविंद्र जी जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, बार बार आपको बोल रही हूँ, ऐसा कुछ मत बोलिए कि आपको जनता दोबारा मौका ही ना दे। ठीक है तेरे जैसे मौका। रविंद्र जी मुझे लगता है कि आपको दोबारा से जाके स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। चलिए सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बिल पेश किया जा चुका है। देखिए